तो आज हम लोग, ठीक है, 9वां भाग पढ़ेंगे साइंस का, जिसमें 20 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा प्रश्न को। देखिए, पहला प्रश्न है 162 नंबर कि यदि किसी वस्तु को दर्पण के निकट रखने पर सीधा प्रतिबिंब बने और दूर रखने पर वास्तविक प्रतिबिंब बने, तो कह रहा है कि वो प्रतिबिंब कौन सा, वो दर्पण कौन सा होगा। देखिए, बात को समझिए। कह रहा है कि अगर आप नजदीक रखते हैं वस्तु को तो सीधा बनेगा, और दूर रखते हैं उल्टा बनेगा। देखिए, तो ऐसा जो है केवल अवतल दर्पण में होता है। किस दर्पण में? अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, ठीक है, तो उत्तल दर्पण में वस्तु को चाहे नजदीक रखिए और चाहे दूर, प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा। ध्यान समझिए, उत्तल दर्पण में वस्तु को पास रखिए या दूर रखिए, प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा। अब सीधा का मतलब क्या है? जैसे आप लोग घर में शीशा के सामने खड़े होते हैं तो आपका सर ऊपर है और पैर नीचे, तो शीशा में भी कैसे दिखता है? ये सीधा हो गया। उल्टा का मतलब क्या होगा कि आपका पैर जो है ऊपर हो जाएगा, सर नीचे, ये उल्टा हो गया। ठीक है, घर में चम्मच होगा या कलछुल होगा, तो चम्मच या कलछुल का जो धसा हुआ भाग है इस तरह का, ठीक है, उसमें अगर आप अपने आप को देखेंगे, जब नजदीक होकर देखेंगे तो आप सीधा दिखेंगे, और थोड़ा दूर करके देखिए आप उल्टा दिखेंगे। क्यों? वो उत्तल दर्पण की तरह ही होगा, अवतल दर्पण की तरह होगा, इसलिए। ठीक है ना? तो अवतल दर्पण में नजदीक है तो सीधा बनेगा, और दूर है तो उल्टा बनेगा। उत्तल में हमेशा सीधा बनेगा। एक दर्पण और होता है, कौन सा? समतल। समतल में भी हमेशा क्या बनता है? सीधा। इतनी बात याद हो जाएगी। 3 ही प्रकार के दर्पण हैं, अवतल, उत्तल, समतल। उत्तल समतल हमेशा सीधा बनाते हैं, ठीक है ना, और अवतल दोनों बनाता है, दूर रहने पे उल्टा और पास रहने पे। समझ में आ गया? अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो देखिए, जितने भी बहुत खतरनाक टाइप के बम होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी बहुत ही डेंजर बम होते हैं, बहुत खतरनाक बम होते हैं, ठीक है, वो 2 ही प्रोसेस बनते हैं, या तो नाभिकीय विखंडन या तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है कि कई नाभिक मिलकर या हल्के नाभिक मिलकर जब कोई नया नाभिक बनाते हैं तो उसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब होता है मिलना। अब विखंडन का मतलब क्या होता है? टूटना। तो जब हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन कहेंगे। और जब एक भारी नाभिक टूटकर, ठीक है, छोटे छोटे नाभिक बनाए तो उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। तो जो हाइड्रोजन बम है ये काम करता है नाभिकीय संलयन पर। और नाभिकीय संलयन की जो क्रिया है वो कहां होती है? वो सूर्य में होती है। सूर्य में लगातार नाभिकीय संलयन होता है, इसीलिए सूर्य इतना गर्म है। अब इसमें क्या होगा सूर्य में? तो सूर्य में होता है हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर बनाते हैं किसका? हीलियम का। क्या बनाते हैं? सूर्य में हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम के परमाणु बनाते हैं। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन जो है सूर्य में 71% पाया जाता है। कितना परसेंट? अब पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? हाइड्रोजन। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा, इसीलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं, क्योंकि हर जगह पाया जाता है। तो हाइड्रोजन को जो है आवारा तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे काम करता है, और जो नॉर्मल बम है यूरेनियम का, वो नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। ठीक है, हाइड्रोजन बम बहुत खतरनाक होता है, ये पूरे पृथ्वी को 2 टुकड़ों में बांट सकता है अगर इसको बना दिया जाए तो। अगला, सभी जीव किसके बने होते हैं? कोशिका के। सभी जीव कोशिका के बने होते हैं, क्योंकि कोशिका जीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। और कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने किया है, और जीवित कोशिका की जो खोज है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। रॉबर्ट हुक ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, और एंटोनी वान ल्यूवेक ने भी एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था सीक्रेट ऑफ द नेचर। तो इन दोनों ने पुस्तक लिखा था, इसीलिए, ठीक है, इन्होंने काफी खोज भी किया था। तो याद रखिएगा, सभी जीव जो है किसके बने होते हैं?
कोशिका के बने होते हैं, कोशिका से मिलके ऊतक बनता है, और ऊतकों से मिलके अंग बनता है, और अंग से मिलके अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से मिलकर क्या बनता है? शरीर। तो हमारा पूरा शरीर कुछ ऐसा बटा हुआ है, ठीक है ना? समझ में आ गया? इसका राइट आंसर कोशिका होगा। अगला, विद्युत मेंस में विद्युत युक्तियों का संयोजन किया जाता है समांतर में। देखिए दो ही क्रम होते हैं, एक समांतर क्रम होता है और एक, देखिए दोनों में अंतर क्या है? समांतर क्रम में सभी उपकरण एक साथ चलेंगे। समांतर क्रम में सभी उपकरण आप अपनी इच्छा अनुसार चला सकते हैं। समांतर क्रम में सभी उपकरण आपकी इच्छा के अनुसार चलेंगे। आप चाहेंगे चलाएं तो चलेगा, आप चाहें बंद करें तो बंद होगा। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होता है? सभी उपकरण एक साथ चलेंगे। श्रेणी क्रम में क्या होगा? सभी उपकरण एक साथ चलेंगे। जैसे इस रूम में पंखे हैं, तो अगर एक पंखा आप चाहें चलाएं तो संभव नहीं है, क्योंकि इन चारों पंखों की वायरिंग श्रेणी क्रम में हुई है। बट आपके घर में जितने पंखे हैं, आपकी मर्जी, आप जिस पंखे को चाहें तो बंद कर दें और जिस पंखे को चाहें तो जो घरों की वायरिंग होती है समांतर क्रम में होती है। क्यों समांतर क्रम में होती है? क्योंकि समांतर क्रम में सभी उपकरण एक साथ चले या न चले, ये फायदा होता है। समांतर क्रम का एक और फायदा है, अगर कोई एक उपकरण खराब हो गया तो बाकी अपना काम करेंगे। लेकिन श्रेणी क्रम में, अगर जैसे मान लीजिए अगर पंखा श्रेणी क्रम में होता तो एक पंखा खराब हो जाएगा तो बाकी कोई पंखा नहीं चलेगा। तो एक खराब होता है बाकी चलते हैं, मतलब ये समांतर क्रम में नहीं है, और ये समांतर क्रम में है। अगर एक पंखा खराब हो जाए अब बाकी चल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में नहीं है। श्रेणी क्रम में अगर कोई एक खराब हो गया तो कोई काम, जैसे जो दीपावली पे आप झालर लाइट लगाते हैं, अगर एक बल्ब खराब हो जाता है तो कोई नहीं जलता है। अब आने लगे हैं अलग प्रकार के जो सस्ते वाले हैं, अगर कोई एक बल्ब खराब हुआ तो कोई नहीं जलेगा। क्यों? वो श्रेणी क्रम में है। तो ऐसा कोई वायरिंग करेगा कि टीवी खराब हो जाए पंखा बंद रहे? नहीं, इसीलिए समांतर क्रम में होता है, याद रखिएगा। तो घरों की वायरिंग जो है समांतर क्रम में की जाती है, क्योंकि समांतर क्रम में हम जिस उपकरण को मर्जी उस उपकरण को चला सकते हैं। अगर कोई उपकरण खराब हुआ तो बाकी उपकरण अपना काम करेंगे। कोई समस्या? बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरियों में कौन सा अम्ल यूज होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl, एसिटिक अम्ल का CH3COOH, नाइट्रिक अम्ल का HNO3। इसका इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका अणुभार ज्यादा है। H2SO4 का अणुभार जो है 98 है और ये अत्यंत भारी होता है, इससे आयन ज्यादा मात्रा में निकलता है। बैटरियों में तेजाब बोलते हैं, तेजाब है, तो तेजाब को ही टेक्निकल भाषा में अम्ल कहा जाता है ना। तो बैटरियों में अम्ल होता है, कौन सा अम्ल होता है? H2SO4 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। गर्मी में जब आपका इन्वर्टर ज्यादा चलता है या बैटरी ज्यादा चलता है तो ये इसमें पानी की कमी हो जाती है, इसीलिए आप लोग अलग से पानी डालते हैं ताकि ये पर्याप्त मात्रा में आयन दे पाए। तो याद रखिएगा बैटरियों में कौन सा होता है? सूत्र क्या होता है? H2SO। चलिए अगला, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है अग्नाशय। अग्नाशय का मतलब होता है पैनक्रियाज। अग्नाशय से लाइपेज निकलता है। लाइपेज का काम है वसा का पायसीकरण। क्या काम है? वसा का पायसीकरण। अब ये वसा का पायसीकरण क्या होता है? तो जो वसा के कण होते हैं बड़े बड़े होते हैं, क्या होते हैं? और अघुलनशील होते हैं, तो इसका पाचन नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। तो वसा का पायसीकरण जो है वो करता है पित्तरस। ध्यान दीजिएगा, जो वसा का पायसीकरण है वो करता है पित्तरस। क्यों करता है? क्योंकि वसा के जो कण है बड़े बड़े होते हैं और जो पित्तरस है इन बड़े कणों को क्या कर देता है? छोटा कर देता है। और ये अघुलनशील होते हैं तो क्या कर देता है? घुलनशील। तो जब पित्तरस वसा का पायसीकरण कर देता है तब जाके लाइपेज क्या करता है? वसा को पचाता है, तब जाके पचा पाता है। तो लाइपेज कहां पाया जाएगा? अग्नाशय से निकलता है, ठीक है ना। अगला, हीटर का तार बना होता है किससे? नाइक्रोम से। हीटर का तार किससे बना होता है? नाइक्रोम से। और नाइक्रोम क्या है? एक प्रकार का मिश्र धातु। नाइक्रोम क्या है? और नाइक्रोम किससे बना होता है? निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और प्लस आयरन।
जो नाइक्रोम है इन 4 चीजों से बना होता है, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन। क्या नाइक्रोम का तार आप लोग देखे हैं? अरे घरों में जो हीटर लगा होता है, हीटर में तार होता है, आप देखे होंगे हीटर का तार ऐसे 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 होता है, वो नाइक्रोम का ही तो तार है। आप लोगों ने प्रेस देखा होगा, प्रेस में भी पतला सा ऐसे ऐसे लगा होता है, वो नाइक्रोम का ही तो होता है, तो नाइक्रोम का ही वो होता है। गीजर देखें, गीजर में ऐसे ऐसे लगा होता है लोहे का, इसके अंदर होल होता है, उसमें तार होता है ताकि बिजली न मारे ना, तो सब नाइक्रोम ही तो होता है। तो नाइक्रोम में निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन की मात्रा होती है। बात समझ में आ गई? अगला, भारत का, ठीक है, प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? परमाणु रिएक्टर का मतलब यह है कि यहां से बिजली उत्पन्न की जाती है। अब आपके उत्तर प्रदेश में तारापुर में भी है, ठीक है, तो इसका उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है, आप पता करिए इसका। परमाणु रिएक्टर में बिजली उत्पन्न की जाती है, ठीक है। अगला, इसमें से उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो देखिए, आपको पता है विटामिन के, क्योंकि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता। और जब रक्त का थक्का नहीं बनेगा और आपको चोट लग जाएगा तो कंटिन्यू ब्लीडिंग होगी, और जब ब्लड ज्यादा निकल जाएगा तो आपके शरीर में ब्लड की कमी होगी, ऑक्सीजन कमी होगी और आपकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इसीलिए आप देखते हो जब भी ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन में शुगर टेस्ट किया जाता है, बीपी टेस्ट किया जाता है, कोई बुखार तो नहीं है, सर्दी जुकाम इन्फेक्शन तो नहीं है, सारी टेस्ट किए जाते हैं। क्यों? ऑपरेशन कर दिए, अब पता चला आपको विटामिन के की कमी है, तो ऑपरेशन में भाई क्या होगा, ब्लड चलेगा, तो ब्लड अपने आप बंद ही नहीं होगा, तो एक नई मुसीबत होगी डॉक्टरों के पास, ठीक है। तो याद रखिएगा, विटामिन के का काम है रक्त का थक्का बनाना, और अगर विटामिन के कम रहेगा तो थक्का नहीं बन पाएगा, और अगर आपको चोट लग गई तो रक्त जल्दी बंद नहीं होगा। अगला, प्राकृतिक गैस का मुख्य स्रोत है, कौन है? मेथेन। मेथेन का आप लोग फार्मूला जानते हैं, CH4। अब मेथेन जो है, मेथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और जो मेथेन है ये दलदली स्थानों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? हाँ, दलदली स्थानों में। और जो धान का खेत होता है, धान के खेतों में से भी कौन सी गैस निकलती है? मेथेन। अब क्यों निकलती है? धान भी तो दलदल में होता है, तो धान दलदल में होता है, इसीलिए धान के खेतों से भी मेथेन गैस की जो है महक आती है, ठीक है, याद रखिएगा। अब मेथेन का अगर हम बात करें अणुभार, तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, तो 12 4 16, तो 16 होता है अणुभार किसका? मेथेन का, ठीक है। अगला, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो देखिए, प्रतिरोध आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, प्रतिरोधक का जो सिंबल है ऐसा होता है, ठीक है, और प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। ओम का सिंबल ये है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ओम। और प्रतिरोध का एक सूत्र याद कर सकते हैं आप, R बराबर होता है V/I। R का सूत्र होता है V/, और V मतलब विभवांतर, I माने धारा, V माने विभवांतर और I माने, तो ये फार्मूला आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ओम एक वैज्ञानिक का नाम है, उसी के नाम पे आया हुआ है, ठीक है ना। अगला देखिए, कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित होता है? पित्तरस। पित्तरस जो है अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? बाइल जूस। क्या बोलते हैं? बाइल जूस बोलते हैं पित्तरस को। अब पित्तरस का काम क्या है अभी बताएं, बताइए। वसा का पायसीकरण। अब पायसीकरण क्या होता है बता चुके, ठीक है ना। पित्तरस बनता कहां है? पित्तरस बनता यकृत में है, लेकिन इकट्ठा कहां होता है? पित्ताशय में। अगर यही पित्तरस आपके ब्लड में ज्यादा हो जाए तो आपको पीलिया हो जाता है। पीलिया को जॉन्डिस बोलते हैं। तो जब रक्त में पित्तरस की मात्रा बढ़ जाती है तो आपको पीलिया हो जाता है, ठीक है। अगला, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अमिश्रण। क्या बोलते हैं? अमिश्रण कहते हैं। क्योंकि भाई अगर वो आपस में मिले ही नहीं है तो मिश्रण नहीं बनेगा, उसे क्या कहेंगे? अमिश्रणीय कहेंगे। बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा ये।
अच्छा, आरबीसी में बाइकार्बोनेट के निर्माण के लिए कौन सा एंजाइम सहायक है? आरबीसी में, ठीक है, बाइकार्बोनेट के निर्माण के लिए कौन सा एंजाइम सहायक है? देखिए, डब्ल्यूबीसी भी सहायक है और आरबीसी। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या बोलते हैं? यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, कार्पस बोला जाता है इसको। आरबीसी को लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है ना। अब प्लाज्मा जो है रक्त का निर्जीव भाग होता है। क्या होता है? निर्जीव और तरल भाग होता है। सजीव भाग यही होते हैं, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। एक्सोप्लेटलेट्स का नाम सुने होंगे ना। अगला, सिलिकॉन पदार्थ होता है। देखिए, तो सिलिकॉन जो है ये ना तो कुचालक होता है ना तो ये अर्धचालक होता है। क्या होता है? अर्धचालक का मतलब सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन के साथ साथ और भी है, जर्मेनियम है। जर्मेनियम भी अर्धचालक माना जाता है। जर्मेनियम के अलावा आर्सेनिक है, ये भी क्या माना जाता है? अर्धचालक माना जाता है, ठीक है। और सिलिकॉन को का सिंबल क्या है? SI। सिलिकॉन का सिंबल होता है SI, ठीक है। शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? तो शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? घुला हुआ पदार्थ। अब घुले हुए पदार्थ को हम क्या कहते हैं? विलेय। घुले हुए पदार्थ क्या कहते हैं? विलेय। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है विलेय और विलायक। 78, वृषण रज्जु में होता है। देखिए, वृषण रज्जु का मतलब क्या यहां से है? तो वृषण रज्जु का मतलब होता है किडनी से है, ठीक है। तो इसका भी उत्तर आपको देना है कि वृषण रज्जु में क्या होता है, ठीक है। ये किडनी से इसका संबंध है। अगला, आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध मतलब प्रतिरोधकता कितनी होती है? देखिए, तो अगर हम बात करें वोल्टमीटर का, तो वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में? और ये नापता क्या है? ये विभव नापता है। क्या नापता है? विभव। और एक वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है? अधिक। लेकिन अगर वो कह दे कि आदर्श वोल्टमीटर का क्या होगा, तो अनंत। क्या होता है? तो अनंत को ही तो असीमित बोला जाएगा। अच्छा, अमीटर कहता तो जीरो। अगर कहता कि आदर्श अमीटर का क्या होगा, तो जीरो होता। अगर कहता कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आप लोगों ने 8 में पढ़ा होगा, शून्य होता है, ठीक है। अगला, खनिज क्या है? देखिए, तो खनिज यानी मिनरल्स, और ये जमीन के नीचे या पृथ्वी के सतह में पाए जाते हैं, भूपर्पटी में। तो भूपर्पटी में धातुएं जिस भी रूप में पाई जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? खनिज यानी मिनरल्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? अकार्बनिक ठोस होते हैं। क्यों? द्रव हो नहीं सकता, गैस हो नहीं सकता, तो बचा क्या? ठोस, ठीक है। तो खनिज ये हो गए, जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब खनिज है। क्या है? ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।